सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। अब इस स्कीम के अराउंड काफी सारी कंफ्यूजन है लोगों को कि हमारा पैसा इन्वेस्ट कहां होता है, किस तरीके से हम अकाउंट खुलवाएं, कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है, क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही खुलवा सकता है या कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय भी खुलवा सकता है, किस तरीके के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, कितना हमारा पैसा जमा हो जाएगा, कितना पैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेट्स से अपनी रिटायरमेंट पे, क्या हमें हर महीने कुछ पैसा मिलेगा या हमें सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो ये सारी ही डिटेल्स हम कवर करेंगे एनपीएस के बारे में, लेकिन ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में हम खाली स्कीम के बारे में बात करेंगे कि उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है और किस तरीके के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन आने वाले वीडियोस में हम टैक्स बेनिफिट्स की भी बात करेंगे, कैलकुलेशन भी समझेंगे कि एनपीएस आपका बाकी इन्वेस्टमेंट से कैसे कंपेयर करता है, टीयर 1 और टीयर 2 प्लान्स को थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। चलिए इस वीडियो में हम नेशनल पेंशन स्कीम क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं ये अच्छे से समझ लेते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि एनपीएस क्या है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, इसके नाम में ही पेंशन है, यानी कि ये एक प्योर रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको दो जनरली प्लान्स मिल जाते हैं। एक है आपका टीयर 1 जो प्योर पेंशन प्लान है और टीयर 2 जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह काम करता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पहले जीपीएफ मिलता था, उसका काम आज की डेट में टीयर 2 करता है, और पहले जैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन मिलती थी वो काम आपका टीयर 1 प्लान से होता है। दोनों ही प्लान्स के बारे में मैं डिटेल में भी बात करूंगा। पहले हम एनपीएस की थोड़ी सी और डिटेल समझ लेते हैं। एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट्स को सेबी रेगुलेट करता है, बैंकिंग को आरबीआई रेगुलेट करता है, उसी तरह पेंशन सिस्टम को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। तो दोनों ही प्लान्स के अंदर आपका जो पैसा है वो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, और डेट मतलब आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा इन्वेस्ट होता है। कितनी रेशोज होती हैं इनके बारे में हम आने वाले एक वीडियो में बात करेंगे कि टीयर 1 और टीयर 2 प्लान्स के अंदर क्या डिटेल्स हैं, वो मैं आने वाले एक दूसरे वीडियो में बात करूंगा आपसे। इस वीडियो में हम स्कीम को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपने एक बार पेंशन प्लान ले लिया, यानी कि टीयर 1 जो आपका मेन प्लान है उसमें आपको रिटायरमेंट पे बेनिफिट्स होते हैं। या तो आप पैसा कुछ लमसम में निकाल सकते हैं और कुछ पैसा आप एन्युटी के तौर पे निकाल सकते हैं, यानी कि आपको हर महीने मंथली पेमेंट हो सकती है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ब्रॉडली अगर हम कहें तो ये है आपकी नेशनल पेंशन स्कीम। चलिए अब हम बात करते हैं किस तरीके के आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं एनपीएस में। पहला बेनिफिट है कि आपको रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा मिल जाते हैं अगर हम बाकी के सेविंग इंस्ट्रूमेंट से बात करें तो। फॉर एग्जांपल अगर आप पीपीएफ या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ की बात करें या फिर आप एफडी की बात करें तो वहां पे आपको 7-8% के रिटर्न्स मिलते हैं। यहां पे आपके रिटर्न्स ज्यादा हो सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे आपको इक्विटी कंपोनेंट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि ये टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं। ये भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। जितने भी आपके रिटर्न्स बनते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में या फिर इक्विटी के जो रिटर्न्स होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता है। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी टैक्स नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट पे, और जब फाइनली आपका कॉर्पस बन जाता है, आप लमसम पैसा निकालते हैं, तब भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और तीसरा इसका बड़ा फायदा है, यहां पे आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है 1.5 लाख तक। जैसे आपको सेक्शन 80C के अंदर रिबेट मिलती है, एनपीएस भी उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अगर आप चाहें तो एनपीएस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो 1.5 लाख तक का फायदा उठा सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, अदर देन दिस 1.5 लाख 50,000 का आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है खाली एनपीएस में निवेश करने के लिए। तो एक तरीके से आपको 2 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल गया है। 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर ईयर अगर आप करते हैं एनपीएस के अंदर तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। और तीसरी बात, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं और आपकी कंपनी अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस के अंदर डालती है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहां पे आपकी 10% ऑफ सैलरी तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और वहां पे ऐसी 1.5 लाख वाली भी कोई लिमिट नहीं है। अब टैक्स बेनिफिट्स के बारे में मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन से भी इसको समझ लेंगे। तो जैसे हमने टैक्स बेनिफिट्स की बात करी, तो टैक्स बेनिफिट्स अगर आपको मिल जाते हैं इतने सारे एनपीएस के अंदर तो ये एक काफी अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने का भी मौका मिल रहा है। तो दैट मीन्स आपके रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं, और साथ में क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आपका ये म्यूचुअल फंड से भी बेटर प्रोडक्ट हो सकता है। इसका एक कंपैरिजन के लिए भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि एनपीएस में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप वही पैसा निवेश करते हैं, यानी कि यहां पे आपने टैक्स भर दिया उस पैसे पे
और वो पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। ये भी एक कंपैरिजन हम आने वाले वीडियो में देख लेंगे। तो हमने बेनिफिट्स तो समझ लिए, अब सवाल उठता है कि हमारा ये पैसा मैनेज कौन करता है। ये पैसा आपका पेंशन फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं उनका पैसा मैनेज होता है 3 पेंशन फंड मैनेजर्स के थ्रू, यानी कि LIC, SBI और UTI। और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इन 3 के अलावा, यानी कि LIC, SBI और UTI के अलावा HDFC भी है, ICICI है, कोटक है, बिरला सन लाइफ है और रिलायंस है। तो ये सारे आपके पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपका पैसा निवेश करते हैं मार्केट्स के अंदर और सिक्योरिटीज के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, कि कहां पे आपका पैसा निवेश होता है। तो इसमें जैसा मैंने आपको पहले कहा, इक्विटी में होता है पहला, दूसरा होता है आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो आपकी कंपनीज के बॉन्ड्स निकलते हैं, और तीसरे होते हैं आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। अब इसके अंदर जो रेशो है वो या तो आप डिसाइड कर सकते हैं या फिर ऑटो चॉइस का भी ऑप्शन है। तो एक्टिव चॉइस के अंदर सब्सक्राइबर खुद डिसाइड कर सकता है कि वो कितना एलोकेशन इक्विटी में रखना चाहता है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रखना चाहता है और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना चाहता है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, और इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो शेयर मार्केट के अंदर यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप मैक्सिमम 75% तक निवेश कर सकते हैं अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं तो, और बाकी का जो आपका 25% है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एलोकेट हो जाता है। अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 75% ही करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क कम लेना है तो आप खाली 50% इक्विटी में डालिए और 50% आप डेट में डालिए, यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब अगर आप नहीं कोई ये चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑटो चॉइस का आ जाता है। वहां पे आपकी जो भी एज है उसके हिसाब से आप, ये जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपको एक चार्ट बना के दे देते हैं कि अगर आपकी इतनी एज है तो आप इतना % इक्विटी में रख लीजिए, इतना % कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और इतना % आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 35 से भी कम है तो हो सकता है फंड मैनेजर आपको सजेस्ट करे कि आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं, आप इक्विटी में 75% तक रखिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, लेट से आप 45 प्लस हो जाते हैं, तो हो सकता है फंड मैनेजर के चार्ट के मैट्रिक्स के हिसाब से आपको 50% इक्विटी में सजेस्ट किया जाए और बैलेंस 50% आपको डेट में सजेस्ट किया जाए। तो ये चॉइसेस आप पे डिपेंड करता है आप एक्टिव चॉइस लेना चाहते हैं या फिर ऑटो चॉइस सेलेक्ट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, आप अगर चाहें तो ये अपनी प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं। आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं साल में, फाइनेंशियल ईयर में एक बार, और अगर आप ये अपनी ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस की भी अगर प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं वो साल में 2 बार कर सकते हैं, और आप अपना एसेट एलोकेशन भी साल में 2 बार कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि एनपीएस अकाउंट आखिर हमें खोलना कैसे है। पहले तो अगर आपकी एज 18 से 65 के बीच में है तभी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, और दूसरा कोई भी रेजिडेंट इंडियन इसको खोल सकता है या फिर कोई एनआरआई भी खोल सकता है। अब इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला ऑप्शन है कि आप एक ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांच में जाके आप खोल सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। पहले हम फिजिकल वाले की बात कर लेते हैं। तो ये जो भी ब्रांचेस हैं, फिजिकल ब्रांचेस जो ऑथराइज्ड हैं एनपीएस से, उन्हें हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, जिसे पीओपी कहते हैं हम शॉर्ट में। अब अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके ऑफिस में ही ये पीओपी हो सकता है, जिसे हम नोडल ऑफिस कहते हैं। तो या तो आप अपने नोडल ऑफिस में जाके ये अकाउंट खोल सकते हैं, और ज्यादातर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ही आपका एनपीएस का फॉर्म भरवा लिया जाता है और आपका अकाउंट खुल जाता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉइज की बात करें तो फिजिकली आपको पीओपी पे जाना होगा, वहां पे अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपका एक पैन जनरेट हो जाता है। पैन मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसे आपका पैन होता है, सिमिलरली ये पैन होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है 12 डिजिट, और ये पोर्टेबल भी होता है। जैसे आप पैन को कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हैं, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो ये पैन भी आपको लाइफ में एक ही बार खुलवाना है। ये पोर्टेबल है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप सेंटर में शिफ्ट हो जाते हैं तो भी आपका ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो सकता है। आपको ये सिंगल पैन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। सिमिलरली अगर आप सिटी भी शिफ्ट करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, तो भी आपका ये पैन वही रहता है। अपना पीओपी सर्विस प्रोवाइडर पता करने के लिए आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं, npscra.nsdl.co.in। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होम पेज पे हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, फाइंड योर नियरेस्ट पीओपी सर्विस प्रोवाइडर पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे अभी दिल्ली साउथ वेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पे पीओपी सर्विस प्रोवाइडर मिल गया आपकी लोकेशन के लिए। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। आप enps.nsdl.com की वेबसाइट पे जाके वहां पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पे आपको 3 मेन चीजें चाहिए होती हैं। पहला आपका आधार नंबर, और वो आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक्ड होना जरूरी है, वरना आप ऑनलाइन नहीं खोल पाएंगे, वरना आपको फिजिकली जाके ही खोलना पड़ेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक स्कैन्ड इमेज चाहिए अपने सिग्नेचर की, और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑनलाइन बैंकिंग चाहिए।
यानी कि अगर आपका कोई बैंक है उसमें आपको नेट बैंकिंग ऑपरेट करना आना चाहिए। तो आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, आपका ऑनलाइन ओटीपी जनरेट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा भरने के लिए। आप उसको ऑनलाइन ही भर देंगे, आप अपनी स्कैन्ड इमेज लगा देंगे सिग्नेचर की, आधार नंबर से वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपका पैन जनरेट हो जाएगा और वो एक कार्ड आपका फिजिकली घर पे भी डिलीवर हो जाएगा। और चाहे आप फिजिकली खोलें अपना अकाउंट या फिर ऑनलाइन खोलें, आपको मिनिमम 500 रुपए भी जमा कराने पड़ेंगे। और देखिए, अगर आपको ये एक्टिव रखना है अपना अकाउंट तो आपको साल में 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। अदरवाइज आपका ये डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। अगर आपका ये बाई चांस डोरमेंट हो गया अकाउंट, आपने 500 रुपए भी हर साल फाइनेंशियल ईयर में जमा नहीं कराए, तो आपको ये जितने भी अरियर्स होंगे, लेट से अगर आपने 5 साल तक नहीं जमा कराए तो आपको 2500 रुपए इकट्ठे भरने पड़ेंगे अपना रीएक्टिवेट कराने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे हमें समझ आ गया है कि हम कैसे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। एक बार आपने अपना अकाउंट खोल लिया, उसके बाद आपको जैसे सुविधा हो, जितनी भी आपकी सेविंग कैपेसिटी हो, उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप मंथली करना चाहें तो आप मंथली भी कर सकते हैं। लेट से आप 4-5 हजार हर महीने कर सकते हैं। अगर 8-10 हजार रुपए निकाल सकते हैं तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस आपको एक गोल भी बना के जरूर चलना चाहिए कि मेरे को फाइनली रिटायरमेंट पे कितना पैसा चाहिए होगा और फाइनली मेरे को मंथली कितना पैसा चाहिए अपने खर्चे चलाने के लिए। लेट से आज आपकी एज अगर 30 साल है तो आपको 60 साल के बाद आपको कितने पैसे चाहिए होंगे हर महीने, उस हिसाब से भी आप अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है, वो भी मैं कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा आपको आने वाले एक वीडियो में, किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मंथली पेंशन कितनी चाहिए या आपको फाइनली कॉर्पस आपका कितना हो जाएगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर साल फिक्स्ड अमाउंट ही करना है, आपकी जैसी भी सुविधा हो। अगर आपकी लेट से नेक्स्ट ईयर सैलरी बढ़ जाती है तो आप यहां पे भी इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे भी आपकी सुविधा है, आप अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट हर साल करते जाइए। तो एक बार आपकी रिटायरमेंट आ गई तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप 70 की एज तक भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको डेफर कर सकते हैं, जो भी आपका विड्रॉल है, आपका जो कॉर्पस बन जाएगा उसको आप डेफर भी कर सकते हैं 70 साल की एज तक। तीसरा ऑप्शन तो है ही कि आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आप कितना पैसा वापस निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप मैक्सिमम 60% जितना भी आपका टोटल कॉर्पस बना है, लेट से 1 करोड़ का आपका कॉर्पस बन गया 60 साल की एज में, तो आप 1 करोड़ का 60% यानी कि मैक्सिमम 60 लाख ही वापस निकाल पाएंगे एक साथ। और बाकी का जो आपका 40 लाख है उसकी आपको पेंशन लेनी पड़ेगी, यानी कि आपकी जितनी भी बैलेंस लाइफ है वो आपका 40 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा एक एन्युटी प्लान के अंदर, आपको हर महीने पेंशन मिलती जाएगी। तो रिटायरमेंट पे क्या ऑप्शंस हैं ये तो हमने बात कर ली, लेकिन आपको अगर रिटायरमेंट तक कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, उसे कहते हैं हम पार्शियल विड्रॉल। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप पैसा निकाल सकते हैं। तो एक तो आप अपनी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है अगर किसी डिपेंडेंट की, तो पैसा निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको चिल्ड्रंस की एजुकेशन को फंड करना है तो ही पैसा निकाल सकते हैं। और ये रिटायरमेंट तक, यानी कि अगर मान लीजिए आपने 30 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया है और आप 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो इन 30 इयर्स के अंदर आपको 3 बार ही पैसा निकालने का मौका मिलता है। और दूसरा, कितना पैसा निकाल सकते हैं आप, मैक्सिमम 25% ऑफ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई पैसा डाला है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उसको हटा के आपकी अपनी तरफ से जितना भी पैसा गया है, लेट से आपने इन्वेस्ट किया है 20 लाख, उसका आप 25% ही निकाल सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि 20 लाख का 25% हो गया 5 लाख तक ही आप निकाल पाएंगे। तो ये सारी जो हमने बात करी, अब तक हमने टियर 1 अकाउंट की बात की थी जिसे हम कहते हैं पेंशन प्लान। अब हम बात करते हैं टियर 2 अकाउंट की, जो होता है आपका प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे आप जीपीएफ की तरह समझ सकते हैं, जैसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जीपीएफ होता था वैसे ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहां पे कितना भी पैसा डाल सकते हैं, इमरजेंसी के अंदर कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, यहां पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसा टियर 1 के प्लान के अंदर हमने बात की थी कि टैक्स बेनिफिट्स हमने काफी सारे देखे थे, यहां पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आप इसे म्यूचुअल फंड की तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो चाहे तो वो पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते थे तो आप यहां डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई लगता है कि मेरे को म्यूचुअल फंड पसंद है, वहां पे मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आपका टियर 2 अकाउंट खुलता कैसे है, इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास टियर 1 अकाउंट होना चाहिए। तो आप खाली टियर 2 अकाउंट खोल नहीं सकते हैं या उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। पहले तो आपको टियर 1 अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक एक्टिव अकाउंट आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आप टियर 2 अकाउंट को खोल सकते हैं। और ये अकाउंट आपको खोलना कैसे है, ये भी वही प्रोसीजर है आपका जैसे टियर 1 में था। या तो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके नोडल ऑफिस से खुल जाएगा, अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप पीओपी में किसी ब्रांच में जाके खुलवा सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप ईएनपीएस की वेबसाइट पे भी जाके अपना टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। और ऑनलाइन एक और ऑप्शन है, मोबाइल ऐप भी है एक एनपीएस की, आप उस पर भी टियर 2 अकाउंट को खोल सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपने टियर 1 अकाउंट खोल लिया है तो भी आप अपनी ऐप के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सारे मेन फीचर्स कवर कर लिए हैं एनपीएस के।
अब आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन समझेंगे, टैक्स बेनिफिट्स देखेंगे, प्लान्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, टीयर 1 और टीयर 2 की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके के आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं, और एनपीएस आपका बाकी के इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है, हम एक एजम्पशन से समझेंगे। तो आप आने वाले वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।